एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक आईएएस में बेहद स्वागत है। तो आज है 15th ऑफ जून और 15th ऑफ जून का न्यूज़पेपर एनालिसिस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक हमारे पास है, सबसे पहले है दया याचिका। तो हम यहाँ पे समझेंगे दया याचिका होती क्या है और इसको लेकर जो राष्ट्रपति हैं और जो हमारे राज्यपाल हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक है ट्रू नेट का। ट्रूनेट दरअसल टीबी के डायग्नोसिस को लेकर एक टूल है और इसको हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मान्यता दे दी गई है। इसके बाद एक हमारे पास न्यूज है ब्याज समतुल्यकरण योजना की। तो ये जो ब्याज समतुल्यकरण योजना है प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बस हमें इतना समझना है कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि निर्यात करते हैं, खासकर जो छोटे उद्योग होते हैं जैसे एमएसएमई, उनको यहाँ पर लोन में एक हेल्प करने के लिए सरकार इस योजना को लेकर आई है। इसको अच्छे से समझेंगे। देन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा ये है पॉक्सको अधिनियम का। तो पॉक्सको अधिनियम के तहत जो एक पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन पे आरोप है कि उन्होंने एक 17 साल के बच्चे का शोषण यहाँ पर किया है। तो हम समझेंगे इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड देन मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है मणिपुर काफी लंबे समय से चर्चा का एक विषय बना हुआ है। तो हम मणिपुर की एक लोकेशन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे और इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले तो ये पता होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो G7 की मीटिंग में गए हुए हैं। और G7 की मीटिंग की बात की जाए तो जो विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज हैं यानी कि जो विकसित देश हैं उनका ये ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है ये आर्थिक मामलों पर, सुरक्षा पर, पर्यावरण पर और जो भी अंतर्राष्ट्रीय आपके अलग अलग मामले निकल कर आते हैं उन पर चर्चा करने के लिए मिलते रहते हैं। G7 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल हमें 7 कंट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिनके प्रेसिडेंट आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा है आपका यूनाइटेड किंगडम, देन कनाडा, उसके बाद है इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी। और ये कंट्री जो है G7 का पार्ट है। अभी यहाँ पे इटली में जो है G7 की मीटिंग चल रही है और इटली की जो लीडर है उनकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को जो है न्योता दिया गया था। वहां पर जो कनाडा के बेसिकली लीडर हैं उनसे हैंडशेक किया था क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ी न्यूज इसलिए बनी है, कनाडा के जो लीडर हैं उनके साथ भारत के संबंध कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की और उनको ये वादा किया है कि एक शांति समझौते को लेकर जल्द ही कुछ बेहतर काम किया जाएगा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी एक छोटी सी मुलाकात हुई है। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जो कंट्रीज है इनके जो लीडर है इनके साथ एक अच्छी खासी बातचीत प्रधानमंत्री जी की हुई है। साथ में यहाँ पर जो इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं इनको लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकतांत्रिक जो विश्व है उसकी एक विजय है। और उन्होंने ईवीएम मशीन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी वहां पर कुछ बातें कही। और इसी तरीके से हम जो है G7 को लेकर कुछ प्रमुख मुद्दे निकलकर जब आगे आएंगे तो उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री तीसरे अपने काल में निर्वाचित होने के बाद जो सबसे पहली यात्रा पे गए हैं वो इटली गए हैं। देन यहाँ पर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके पास, एडोमाइड। ये एक हमने आप लोगों के लिए टूल लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक टूल है। दरअसल कई बार ये समस्या निकल कर सामने आती है कि हम उत्तर लेखन अभ्यास तो करते हैं लेकिन उसको इवेलुएट करने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता। तो यहाँ पर इस टूल में होता ये है, जैसे आप एक पेपर पेन पे अपना आंसर लिखते हो और उसके बाद स्टूल पर उसको अपलोड कर देते हो, तो जो भी टॉपर्स की कॉपी है ये उन टॉपर्स की कॉपी के साथ मैच करके आपको उस आंसर का एक नंबर दे देता है और क्या कुछ आपके उत्तर में सुधार होना चाहिए उसके बारे में भी बता देता है। मेरी एक आंसर राइटिंग की वीडियो आई है जिसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से जो वन ऑफ द बेस्ट टिप्स होते हैं यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग के वो आपके साथ शेयर किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्ट कर चुकी हूँ। आप में से कुछ लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उसको प्लीज देख लीजिएगा। आपको आपकी आंसर राइटिंग में डेफिनेटली हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है दया याचिका।
तो हुआ क्या है बेसिकली लाल किले पर अटैक करने को लेकर जो एक कॉन्विक्ट थे, उन्होंने क्या है राष्ट्रपति जी के सामने एक दया याचिका प्रस्तुत की हुई थी, उसको जो है खारिज कर दिया गया है। तो 2000 में लाल किले पर जो ये हमला हुआ था, उसमें लश्कर ए तैयबा के कोई एक दोषी सदस्य है, इनकी दया याचिका हाल ही में खारिज हुई है। तो इससे थोड़ा सा हमें दया याचिका क्या है इसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी व्यक्ति को कारावास का दंड मिला है या फिर अगर मृत्यु दंड भी मिला है, तो भी जो वो व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रपति जी जो है यहाँ पर क्षमादान दे सकते हैं। और इसी तरीके से जो राज्य कानून होते हैं, मतलब मान लीजिए हाई कोर्ट के द्वारा जो राज्य सूची के बेसिकली कानून है, उन पर अगर कोई अपराध के तहत किसी को सजा मिली है, तो वहां पर क्षमादान देने की जो शक्ति है वो राज्यपाल जी के पास भी है। दरअसल यहाँ पे होता क्या है कि मानवीय आधारों पर या फिर भाई कोई नए साक्ष्य सामने निकल कर आए हैं, या फिर जो एक अपराधी है उसके बारे में कुछ बेहतर बातें पता चलती हैं, इन सारी बातों पर विचार करते समय जो दंड की गंभीरता है कि भाई कितनी मुश्किल एक सजा उनको दी गई थी, उस पर पुनर्विचार किया जाता है कि क्या भाई जो सजा उनको मिली है उसको कम कर दें, क्या जो सजा की कठोरता है उसको थोड़ा सा इजी बना दें, या फिर छोड़ ही दें, या फिर कंप्लीटली अगर मृत्यु दंड भी मिला है तो उसको माफ कर दें, राइट? अब ये जो पावर है ये राष्ट्रपति जी को राज्यपाल को कहाँ से मिली है? तो संवैधानिक ढांचे की बात करते हैं। अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति जी को ये पावर देता है कि वो किसी की जो सजा है उसको माफ कर सकते हैं, दंड में छूट भी दे सकते हैं, स्थगन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर विशेष रूप से वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। याद रखिएगा, मृत्यु दंड को माफ करने की जो शक्ति है ये केवल राष्ट्रपति जी के पास है, ये राज्यपाल के पास नहीं है। दूसरा, कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर कोई दंड मिला है, देखिए मिलिट्री का जो कोर्ट होता है वहां पर जब भी अपराध के तहत कोई सजा मिलती है, तो कोर्ट मार्शल पनिशमेंट उसको बोलते हैं। इस वाली पनिशमेंट पर भी राष्ट्रपति जी को पावर मिली हुई है, राज्यपाल को उस पर कोई पावर नहीं है। और तीसरा है, यदि संघीय कानून के तहत अपराधों के लिए कोई पनिशमेंट यहाँ पे मिला हो, संघीय कानून मतलब सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी कि उनकी सूची के अंदर जो जो भी पावर्स आते हैं, उसके तहत अगर कोई अपराध हुआ है, तो वहां पर जो भी सजा मिलेगी उस पे क्षमादान देने की जो पावर है वो राष्ट्रपति जी के पास है। इसी तरीके से जो आपका आर्टिकल 161 है, ये दरअसल राज्यों के राज्यपालों को इसी तरह की शक्तियां जो है यहाँ पे प्रदान करता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो राज्य कानूनों के तहत जो है अपराधों के लिए क्षमा प्रदान यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर्ट मार्शल पर और मृत्यु दंड पर केवल राष्ट्रपति जी को पावर मिली हुई है, और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो राज्य कानूनों के तहत जो है किसी भी तरह के पनिशमेंट को माफ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, क्षमा, लघुकरण, छूट, विलंबन, और इन सारी चीजों का मतलब क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्षमा का तो मतलब होता है कि आपको जो भी पनिशमेंट मिली थी उससे पूर्ण मुक्ति दे देते हैं। मतलब जो अपराधी है उस अपराधी को हर तरह का जो दंड था, उसकी वजह से उसको जो परिणाम भुगतने पड़ते उन सब से उसको आजाद कर दिया जाता है। मतलब ये तो एक तरीके से माफी है, पूर्ण मुक्ति है। लघुकरण की अगर हम बात करते हैं, तो लघुकरण का मतलब होता है कि जो भी पनिशमेंट आपको मिली हुई है, दरअसल उसको क्या है थोड़ा सा कम मुश्किल कर देना। मान लीजिए आपको क्या है कठोर कारावास की सजा एक मिली हुई है, तो उसको सामान्य कारावास की सजा में बदल देना। तो क्या करना होता है यहाँ पे, जो पनिशमेंट है उसका जो रूप है उसको थोड़ा सा कम कठोर करना होता है। देन एक होता है आपका छूट। छूट में क्या होगा, जो पनिशमेंट मिली है उसकी प्रकृति में तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर कठोर कारावास है तो वो कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन अवधि में कमी कर देते हैं। हो सकता है 10 साल के लिए सजा मिली हो तो उसको कम कर कर 5 साल के लिए कर देंगे, लेकिन रहेगा वो कठोर कारावास ही। देन एक विलंबन होता है। विलंबन का मतलब होता है, देखिए जो भी आपको दंड का एक आदेश मिला हुआ है, जो भी आपको एक पनिशमेंट मिली हुई है, उसके एग्जीक्यूशन में क्या है डिले आ रहा है। मतलब हो सकता है फांसी की सजा मिली हुई हो, तो फांसी की सजा अभी आपकी जो एग्जीक्यूट ना की जा रही हो सकता है कि आपको आजीवन कारावास की सजा मिली हो, उसमें जो है एक अस्थायी विलंबन जब दिखाई देता है उसको विलंबन यहाँ पर बोल देते हैं। एक होता है स्थगन। स्थगन या छूट भी इसको बोल देते हैं। दरअसल क्या होता है, कुछ
ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन पर विचार करते हुए सजा में कुछ समय के लिए क्या है आपको छूट दे देते हैं, स्थगित कर देते हैं सजा। जैसे अगर मान लीजिए कोई महिला अपराधी है और वो गर्भावस्था से जो है फिलहाल एक तरीके से गुजर रही है, तो उनको यहाँ पर एक स्थगन मिल जाता है सजा में। या फिर अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो गई है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ जो है एक तरीके से रिलीफ दे देते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। इन पर प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे जब आप पॉलिटी जीएस पेपर 2 पढ़ोगे, और आपके पेपर में इनसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, अगर किसी को क्षमा याचिका दायर करनी है तो वो क्या करता है? तो जो भी दोषी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जो है दया याचिका प्रस्तुत करते हैं। याचिका की जो समीक्षा है एक समिति के द्वारा की जाती है, कमेटी बिठाई जाती है। उस कमेटी में वो लोग होते हैं जो कानून को भी जानते हैं और जो कुछ आपके सरकारी विशेषज्ञ होते हैं, राइट। इसके बाद ये जो कमेटी है ये देखती है भाई अब मानसिक स्थिति कैसी है अपराधी की, उसकी आयु कितनी है, सुधार को लेकर क्या कुछ उसके अंदर दिखाई देता है, और अपराध की प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था। इन चीजों को जो है ध्यान में रखकर फिर देखा जाता है कि क्या दया याचिका को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं किया जाए। और फाइनली जो निर्णय जारी करेंगे वो राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं। लेकिन दो यहाँ पे सलाह उनको मिलती है। एक तो समिति ने उनको जो है क्या सिफारिश की होती है, और दूसरा मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर निर्णय जारी होता है। देखो आपको पता है जो राष्ट्रपति जी हैं वो जब भी कुछ एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, कार्यकारी काम करते हैं, तो वो हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ऐसा करते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी की दया याचिका को स्वीकार करना है तो मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही एक डिसीजन दिया जाएगा। और साथ में जो कानूनी विशेषज्ञों वाली एक समिति बैठाई गई थी उस समिति की सिफारिशें भी यहाँ पर रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक आता है आपके पास न्यायिक समीक्षा और एक आता है आपके पास उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले जो हमारे डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम हुए हैं उसमें मैंने आपको ये काफी डिटेल से पढ़ा रखा है, समझा रखा है, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए अगर हम दया याचिका की बात करते हैं और अगर ऐसा लगता है कि अपराधी को जो दया याचिका की मदद से राष्ट्रपति जी की तरफ से क्षमा दे दी गई है, मुक्ति दे दी गई है, वो क्या है मनमानी है, उसमें जो प्रोसेस अपनाई गई वो मनमानी तरीके से अपनाई गई, या फिर वो जो माफी दी गई वो अनुचित थी, ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है, राइट। यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा दया याचिका के फैसले का हो सकता है कि क्या आपने सही तरीके से काम तो नहीं किया, और यहाँ पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा होगा आपका उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन। तो देखिए आपका जो आर्टिकल है 137 वो ये कहता है अगर समीक्षा याचिका निरस्त हो जाए, ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए दायर किया जाने वाला जो अंतिम विकल्प होता है वो होता है उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटिशन। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर प्राकृतिक न्याय जो कहता है उसके सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ है, अगर लगता है कोई बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो सकती है, तो फिर अदालत में एक आखिरी हथियार आपके पास होता है कि क्यूरेटिव पिटिशन जो है वहां पर फाइल कर दो। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको पिछले जो पीडीएफ है वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जी के पास जो पावर है, सबसे पहली बात उस पावर का वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो एक समिति बैठती है उस समिति की सिफारिशें की जाती हैं। और तीसरा, इस पावर की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रू नेट। ट्रू नेट की बात करते हैं तो बेसिकली इंडिया के द्वारा यानी कि भारत का ही एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया है टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए यानी कि टीबी के निदान के लिए एक क्या है यहाँ पर बेसिकली टूल बनाया है। और इस टूल को जो है डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, राइट, उसके द्वारा जो है यहाँ पर मान्यता मिल गई है, समझते हैं। तो देखिए गोवा में है एक माल बायो डायग्नोस्टिक, उन्होंने क्या किया 6 रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए एक तीव्र आणविक नैदानिक उपकरण यानी कि क्या है बहुत ही स्पीड से काम करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रूनेट प्लेटफॉर्म, जो क्या करेगा बहुत ही जल्दी से आपको टीबी से रिलेटेड रिजल्ट जो है यहाँ पर दे देगा। इससे कितना फायदा होगा, टीबी से लड़ने में एक जो भारत की लड़ाई है उसमें काफी हेल्प मिल जाएगी, राइट है। और देखा जाए तो दूर दराज के इलाकों में जहां पर अभी टीबी के निदान को लेकर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे,
या कई बार रिजल्ट्स आने में जब बहुत टाइम लग जाता था, वहां पे इससे हेल्प मिलेगी। अभी देखिए जिनेवा के में जो है आपकी 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है हुई थी, वहां पर इसको जो है मान्यता दे दी गई है। इसके बारे में समझते हैं। तो बनाया किसने है? ये बनाया है आपका मॉल बायो डायग्नोस्टिक ने, जो कि एक क्या है, गोवा के अंदर एक डायग्नोस्टिक कंपनी है। ठीक है। अब ये रियल टाइम में जो है यहाँ पे काम करती है। बेसिकली पीसीआर जो होता है, पीसीआर प्रणाली ये है, पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं वहनीय, और बैटरी चालित है, बैटरी से चलती है। दरअसल इसके अंदर एक चिप होती है। जो भी आप सैंपल लेते हो, पहले वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उस सैंपल का एक एनालिसिस किया जाता है, और उस सैंपल से जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है। देन उस डीएनए को इस चिप पर जो है डाला जाता है, एंड देन इस टूल की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस डीएनए का एनालाइज करते हैं, एंड देन उसकी मदद से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है टीबी को लेकर रिजल्ट आपको यहाँ पे पता चल जाता है। मतलब 1 घंटे से भी कम का टाइम जो है यहाँ पे लगता है। चाहे जो है फुफ्फुसीय टीबी हो, यानी कि प्रिलिमिनरी टीबी हो, या फिर एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी टीबी हो, या फिर जो आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है, जैसे रिफाम्पिसिन प्रतिरोधी 6 रोग भी अगर हो जाए, तो करीब ऐसे 40 से ज्यादा रोग हैं जिनके बारे में इस टूल की मदद से आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। अब टीबी के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ डाटा हमने पहले भी पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए टीबी से लड़ने के लिए इस तरह का इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में हमें पता है लगभग हर साल 4,80,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है, यानी कि हर दिन करीब 1400 लोग ऐसे हैं जिनके टीबी की वजह से क्या है, यहाँ पर डेथ हो रही है। राइट है। तो ये आपने क्या है ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि भाई हर साल वर्ल्ड में करीब 3 मिलियन मामले ऐसे हैं जो टीबी को लेकर रिपोर्ट किए जाते हैं, और इनमें से 27% मामले जो है वो केवल भारत में देखने को मिलते हैं। तो आप मान सकते हो ग्लोबल लेवल पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर टीबी का जो भार है वो भारत के ऊपर काफी ज्यादा है। तो अगर हम क्या करें, ट्रूनेट जैसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो टीबी के मामलों की जो पहचान दर है, टीबी के बारे में टेस्ट करना कि भाई पहले पता तो चले कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रखी है, इसमें जो है महत्वपूर्ण सुधार देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल जाएगा। राइट है। अब ट्रूनेट का जो उपयोग है, जो हमारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, राइट है, इसके तहत हम 7,000 से ज्यादा जो हमारे प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर, और लगभग 1500 से ज्यादा जो प्राइवेट हमारी लैब्स है, इसका इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि भाई एक ट्रूनेट है, वो क्या है, वो टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी। अब हमने क्या बोला कि इसको विश्व स्वास्थ्य सभा के अंदर जो है एक परमिशन मिल गई। तो अब ये सभा क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो आपको ये तो पता है कि विश्व के स्तर पर जो डब्ल्यूएचओ है, यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, बेसिकली ये एक वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर काम करता है। अब यहाँ पर जो निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा निकाय है, यानी कि जो डिसीजन लेते हैं, वो है आपके विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है। और ये जो सभा है इसकी हर साल एक बैठक होती है, और ये जो हर साल बैठक होती है ये होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, जितने भी जो देश हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के वो मेंबर हैं, उन सब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और साथ में जो एक बहुत ही सीनियर लेवल का मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर आने वाले टाइम में भाई क्या हमारे पॉलिसीज रहेंगी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेंगे, उस पर जो है डिस्कशन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो बजट है और वो क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या उनके प्रोग्राम्स होंगे, इसको भी मंजूरी देता है। साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक होते हैं, डायरेक्टरेट जो होते हैं, उनका चुनाव भी यहाँ पे किया जाता है। अगर दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है, उन पे कोई निर्णय लेना है, तो भी वो यहीं पे हो जाता है। और साथ में जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर, और साथ में जो पिछले काम चल रहे हैं उन पे कितनी प्रगति हुई है, उन सब की समीक्षा भी जो है यहाँ पर की जाती है। ठीक है। तो आप देखोगे डब्ल्यूएचओ के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें जो है काफी सारी उप समितियां होती हैं जो मिलकर जो है अलग अलग काम कर रही होती हैं, और हर साल से इसकी बैठक होती रहती है। अगर जरूरत पड़ती है तो डब्ल्यूएचओ के अंदर विश्व स्वास्थ्य सभा का एक विशेष सत्र, एक स्पेशल सेशन भी आयोजित किया जा सकता है, जैसे हमें कोविड के टाइम पे देखने के लिए मिला था। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब एक गुड न्यूज पढ़ लेते हैं भारत के बारे में। भाई भारत के बारे में कहा गया है कि दुनिया की काफी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, और पहले भी था आज भी है, और बहुत जल्दी जो है भारत की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी, ऐसा जो है काफी सारे लोगों का मानना है।
तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है, देखिए जो आपका विश्व बैंक है यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, उनकी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, राइट। ये जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ये कहती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और कहा जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष और आने वाले जो 3 वर्ष है, उनमें एक तरीके से 6.7% का ग्रोथ रेट जो है देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें विश्व में कितनी एक विकास दर देखने को मिलती है, पूरे विश्व की विकास दर की बात करें, तो कहा जा रहा है 2024 में 2.6% पर जो है स्थिर रहेगी। जबकि जो 2025 और 26 आएगा, उसमें 2.7% तक बढ़ जाएगी। और माना जा रहा है कोविड 19 के पहले वाला जो टाइम था, उससे तो ये काफी ज्यादा कम है। मतलब कोविड 19 के बाद से देखा जाए तो अभी तक विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरे तरीके से उभर नहीं पाई है। भारत के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम वित्त वर्ष 23-24 की बात करें, यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक की, तो कहा जा रहा है भारत की जो वृद्धि दर है वो 8.2% रहेगी। यानी कि जो भारत का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो 8.2% की दर से बढ़ेगा, राइट है। जनवरी में जो अनुमान लगाया गया था, ये उससे कहीं ज्यादा है। साथ में इसमें ये भी बताया जा रहा है कि देखिए भाई, जो बेसिकली भारत की उच्च विकास दर भले ही हो, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी कमी भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और इसका कारण ये है क्योंकि विश्व में एक मंदी आपको देखने के लिए मिल रही है, और देखा जाए तो निवेश में एक मंदी देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डाटा है, ये तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम हर बार बोलते हैं, हर बार नया डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, तब हम डाटा यहाँ पे पढ़ लेंगे। लेकिन जो ये रिपोर्ट है, और जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उन रिपोर्ट्स के हमें नाम याद होने चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो जो हमारी ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विश्व बैंक आपको पता है एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, राइट है। कैपिटल को लेकर, पूंजी को लेकर, पैसे को लेकर ये काम करती है। जो गरीब देश है, उनकी जो सरकार है, उनको लोन भी देते हैं, अनुदान भी देते हैं, ग्रांट देते हैं। साथ में जो विकासशील देश होते हैं, राइट है, वहां पर जो विकास परियोजनाएं, जैसे सड़क का निर्माण करना, स्कूल्स बनाना, ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर, जैसे भारत में एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर जो है वित्तीय यानी कि पैसे से, और टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी सहायता भी ये देते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, नाम याद होने चाहिए। एक का नाम तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। एक है आपका वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। देन एक विश्व विकास रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक व्यवसाय रिपोर्ट है, एंड एक आपका है वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट। प्लीज इनके नाम याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। आई होप आज का सेशन काफी आसान है, तो आपको एज सच कोई इशू आएगा नहीं इसको समझने में। अच्छे आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इजी आर्टिकल्स है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है ब्याज समतुल्यकरण योजना। अब देखो क्या होता है, आपको ये पता है कि जो आपकी कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर इंडिया ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेगा, तो बदले में हम क्या है यहाँ पर डॉलर्स या फिर जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है उसको बेसिकली कमाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे हमारा रुपया भी मजबूत होता है। और कहीं ना कहीं जब हम चीजों का आयात करते हैं, हमारे जो अपने खर्चे हैं, उसके लिए हमारे पास डॉलर भी रहता है। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तो बड़े आराम से निर्यात कर लेती हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, भारत के एक्सपोर्ट में जो एमएसएमईज है, यानी कि आपके जो सूक्ष्म लघु उद्यम है, उनका काफी बड़ा योगदान है। अब ये जो उद्यम है, इनको कई बार अपने निर्यात के काम के लिए बहुत सारा लोन उठाना पड़ता है, राइट है। अब देखिए, लोन पे तो एक इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो कई बार एमएसएमईज के लिए उस लोन का बोझ काफी ज्यादा हो जाता है। तो सरकार लगातार एमएसएमईज को प्रोत्साहित करती रहती है। इसीलिए यहाँ पर भी उनको जो लोन पे ब्याज देना पड़ रहा है, उस ब्याज को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए सरकार एक सब्सिडी की योजना लेकर आई है, और जिसको ब्याज समतुल्यकरण योजना कहते हैं। काफी पहले से योजना देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई एमएसएमई है, और उसको फॉर एग्जांपल अमेरिका से एक ऑर्डर मिला है, जहां पर उसको मान लीजिए
जो फैब्रिक है यानी कि कपड़ा है, उसके काफी सारे लॉट जो हैं उसका एक एक्सपोर्ट करना है। तो शुरू में एमएसएमई को लोन लेना पड़ेगा क्योंकि उसको वो सारा जो प्रोडक्शन है यहाँ पे करना है। तो ये हो गया आप उसका एक्सपोर्ट करने से पहले का लोन, करेक्ट है। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत अग्रिम जो है यूएसए से मिल गया पर पूरा पेमेंट तो नहीं मिलेगा, तो पहले उनको वो सामान बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो लोन ले लेंगे। ठीक है। अब जब वो सामान बन जाएगा, अब उस सामान को उन्होंने अमेरिका भिजवाना भी है, इंश्योरेंस का भी खर्चा आता है, लॉजिस्टिक का भी खर्चा आता है, बंदरगाह का खर्चा है, जिन शिप पे आप सामान लाद के भेज रहे हो उनका भी खर्चा है। तो कई बार क्या होता है आपका जो बेसिकली एक तरीके से उसके बाद भी पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट आता है। लेकिन देखो फुल एंड फाइनल पेमेंट आने के बाद जो एमएसएमई है वो अपना लोन तो चुका देगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, ब्याज काफी ज्यादा है, तो उस पर एक भार पड़ता है। इसी ब्याज को समतुल्य करने के लिए सरकार एक योजना यहाँ पर लेकर आई है। तो यहाँ पे देखिए, निर्यातकों को राहत पहुंचाने के लिए जो हमारा विदेश व्यापार महानिदेशालय है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, वो उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो अभी ये जो हमारी ब्याज समतुल्यकरण योजना चल रही है इसको बंद नहीं करना है, इसको जारी करना जो है अभी हमारे लिए जरूरी है। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय के साथ एक चर्चा कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, ऋण की लागत को कम करके जो निर्यातक है उनको वित्तीय सहायता देना है। देखो शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद, ठीक है, जो आपका रुपया निर्यात ऋण होता है उस पर ये ब्याज की सब्सिडी देता है। यानी कि आपने एक्सपोर्ट के लिए रुपये में जो लोन लिया है, ठीक है, रुपया निर्यात ऋण इस वर्ड को समझिए। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, रुपया मतलब हम अपनी खुद की करेंसी की बात कर रहे हैं, उस पे जो लोन लिया है उस पर बेसिकली क्या है, ये आपको एक ब्याज की सब्सिडी यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से जो एमएसएमई निर्यातक है, जो बेसिकली विनिर्मित वस्तुएं बनाते हैं, कुछ कैटेगरीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे बता दी है, उनको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। देखो ये जो आपकी बेसिकली योजना है, राइट है, बेसिकली इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम स्कीम जो है, इसको 2015 में यहाँ पे जो है स्टार्ट किया गया था, 3% की ब्याज सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही थी। फिर इसका जो है फेज 2 लाया गया 2021 में, और यहाँ पे क्या है कुछ और एरिया को इसके अंदर ऐड किया गया, सब्सिडी दरों में भी कुछ सुधार किया गया। और फिर इसका फेज 3 आया। बेसिकली यहाँ पे ये था कि जो एक वैश्विक स्तर पर भारत का निर्यात है उसको मोर कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। ठीक है। तो तब इसको जो है यहाँ पर लेकर आया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करना होगा, जो निर्यातक इस सब्सिडी के तहत लाभ लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, पहले उनको अपने लाभ का दावा करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। भाई कोई ऑडिटर हो, उस ऑडिटर से सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ भाई इस तरह के एक्सपोर्ट वगैरह आपने किया है। उस सर्टिफिकेट को लेकर वो बैंक आएंगे और बैंक बेसिकली उस सर्टिफिकेशन के आधार पर उनको वो जो लाभ उस सब्सिडी का है वो दे देगा, और फिर बैंक जाके आरबीआई से जो है जो भी उनका बनता है उसको ले लेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स दी गई है, उतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पे कोष भी बनाया गया है, राइट है, इस योजना के लिए। साथ में जो निर्यातक है उनको प्रति आयात निर्यात संहिता के आधार पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। भाई अब देखो निर्यात हो सकता है बहुत ज्यादा कर रहे हो, राइट, तो बहुत ज्यादा सब्सिडी का अगर आपको हम फायदा देंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। तो हर साल 10 करोड़ रुपीस तक का मामला जो है यहाँ पे कैप कर दिया है। ठीक है। साथ में एक ये बताया गया है कि जो बैंक निर्यातकों को रेपो दर प्लस उससे भी 4% ज्यादा पर अगर ब्याज दे रहे हैं, उन बैंकों को इस योजना में पार्टिसिपेशन करने से रोक दिया गया है। भाई तुम तो इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा हाई ले रहे हो कि हम सब्सिडी देते देते थक जाएंगे, तो उन बैंकों को बोला आप इस योजना का भाई अंदर हो ही नहीं। और उन बैंकों से निर्यातक जो है अब शायद लोन ना ले, क्योंकि उन बैंकों से लोन लेने का फायदा है जिन बैंकों पे उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक जो हमने डीजीएफटी के बारे में यानी कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है आपका, उसके साथ जो महानिदेशालय है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे जो महानिदेशालय है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक संबंध कार्यकाल आपका जो है कार्यकाल ऑफिस है, ठीक है, कार्यालय है, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी विदेश व्यापार नीति है, राइट, हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको तैयार करना, उसको लागू करना, उसको लेकर ये काम करता है। देखो इसका काम ही है विदेश व्यापार को लेकर सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाना।
ठीक है जी। तो लगातार इस नीति का विकास करना, अपडेट इसमें करते रहना, ठीक है। अलग अलग ऐसे उपाय लेकर आना जिससे जो हमारा विदेशी व्यापार हो, मैं इसको बेटर तरीके से हम रेगुलेट कर सके, अपने विदेशी व्यापार को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा आसान बनाते चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी नियम कानून हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो मानक देखने के लिए मिलते हैं, उनका अनुपालन भाई सुनिश्चित हो, ताकि कल को उनका हवाला देके कोई भारत से निर्यात को रोक ना दे, ठीक है। ऐसी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर जैसे कुछ योजनाएं हैं, जैसे भारत से वस्तु निर्यात योजना है, भारत से सेवा निर्यात योजना है, इन जो निर्यात प्रोत्साहन योजना है इनका ये प्रबंधन भी करता है। कुल मिलाकर विदेश व्यापार को लेकर ये काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है काम करता है, ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज पॉक्सको एक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप बी एस येदुरप्पा को आप देख पा रहे हैं, पॉक्सको कोर्ट के द्वारा जो है वारंट जारी कर दिया गया है इनके खिलाफ, तो अब इनको अरेस्ट किया जा सकता है। एक 17 साल की बच्ची थी, उसके सेक्सुअल असॉल्ट का मामला जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे पास देखिए बच्चों को जो यौन अपराध होते हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे संरक्षित करने के लिए एक बच्चों का संरक्षण अधिनियम है, और जिसको हम पॉक्सको एक्ट बोलते हैं 2012 वाला। अब ये अधिनियम है क्या? देखिए, ये जो अधिनियम है 2012 वाला, बच्चों का किसी भी प्रकार का यौन शोषण ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, या फिर बच्चों की जो पोर्नोग्राफी होती है उससे बचाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही व्यापक कानून है। अब यहाँ पे बच्चे की परिभाषा क्या है, तो 18 साल से कम आयु का जो भी बेसिकली बालक होगा उसको यहाँ पे चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। जो बेसिकली अधिनियम के अंदर आपको अलग अलग तरह के जो अपराध के प्रकार है वो दिखाई देते हैं। जैसे हो सकता है पेनिट्रेशन के थ्रू अपराध हुआ हो, या फिर बच्चे का जो बेसिकली एक विश्वास है, यानी कि आप बच्चा जो है आप पर ट्रस्ट कर रहा था, उस ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के शायद आपने बच्चे के साथ कुछ गलत बिहेवियर यहाँ पे किया है, राइट है। या फिर जो नॉन पेनिट्रेटिव बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन होता है वो भी यहाँ पे शामिल होगा। या फिर अगर आपने सेक्सुअल इंटेंशन के साथ बच्चे के साथ ओरली या फिर बिना मतलब अलग तरीके से भी कुछ कांटेक्ट किया है वो भी शामिल होगा। या फिर अगर आप बच्चे को गलत तरह का मीडिया दिखा रहे हो या फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं इनको इसके अंदर डाला गया है। काफी व्यापक ये कानून है और बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चे इसमें लड़की हो या लड़का हो दोनों की सुरक्षा का प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया है। अब ये जो बेसिकली अधिनियम है बहुत ही त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है, मतलब एफआईआर बहुत ही जल्द से जल्द यहाँ पे दर्ज करनी होगी। बच्चे को लेकर एक विशेष ऑफिसर यहाँ पे रहता है, विशेष न्यायालयों की यहाँ पे स्थापना होती है। जिस दिन एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके 2 महीने के भीतर भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। न्यायालयों के अंदर बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह जो है यहाँ पे काम होना चाहिए। साथ में जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया चले उसमें बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। बच्चे का अगर बयान दर्ज करना है तो एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पे वो सहज हो, उसको किसी तरह का डराना, किसी भी तरह की एंजाइटी, इस तरह की चीजों से यहाँ पर नहीं गुजरना चाहिए। पनिशमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही कठोर पनिशमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, मृत्यु दंड तक का प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यदि आपने किसी और को अपराध करने के लिए उकसाया है, भले ही आपने अपराध ना किया हो, तब भी यहाँ पे कठोर कारावास जो है आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्कूल में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, या फिर माता पिता ही क्यों ना हो, यदि उनमें से किसी को भी अपराध के बारे में जानकारी है और वो अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं देते हैं, ये भी एक दंडनीय अपराध है। यानी कि बच्चे के साथ अगर किसी भी तरह का गलत अपराध हुआ है और ये आपकी नजर में आया है, प्लीज उसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ ये बच्चे के हित के लिए जरूरी है, सोसाइटी को ठीक करने के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके लिए दंड भी मिल सकता है। रिपोर्टिंग इज वेरी नेसेसरी जिन पॉस्को एक्ट की बात आ जाती है, और इस एक्ट के आते ही बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ बहुत सेंसिटिव तरीके से इस मामले को जो है हैंडल किया जाता है। अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम के संबंध में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ये जो अधिनियम है व्यक्तियों को यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान जो है इसमें शामिल है, और रिपोर्टिंग ना करने पर दंड का भी प्रावधान है, डेफिनेटली है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 2019 में एक संशोधन हुआ था, 2012 का ये अधिनियम है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर गंभीर यौन उत्पीड़न हो तो यहाँ पे मृत्यु दंड भी शामिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो 1 और 2 दोनों जो है आंसर आना चाहिए, इजी ये क्वेश्चन था। अब देखो, अगर आप पहले क्वेश्चन देखोगे तो आपको अनिवार्य शब्द पे डाउट हो सकता है, मृत्यु दंड को लेके डाउट हो सकता है, तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। लेकिन जब एक बार आप सही तरीके से पढ़ लेते हो तब बहुत आसानी से जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। सी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक जो कि मणिपुर है। तो देखिए, आपको पता था मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा एक हिंसा का माहौल हमें पिछले कुछ टाइम में देखने के लिए मिला है। तो वहां पर काफी सारे लोग जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि जातीय संघर्ष की वजह से आंतरिक रूप से काफी लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं। उन लोगों का पुनर्वास कैसे होगा, इसकी देखभाल करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का यहाँ पे जो है गठन किया गया है, इस वजह से चर्चा में था। हम मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर को सेवन सिस्टर्स में से एक कहा जाता है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले आपके कंट्रीज हैं, राइट है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, राइट, ये नागालैंड, ये जो आपके बेसिकली स्टेट्स हैं, इनको सेवन सिस्टर्स आप कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है ये। इसी में आप देखोगे तो मणिपुर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, दिस इज द लोकेशन। म्यांमार के साथ आपको इसका बॉर्डर देखने को मिलता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, राइट है, उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से सीमा लगती है, और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। इम्फाल इसका जो है कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी एरिया भी देखने को मिल जाएगा और समतल मैदान भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी जो केंद्रीय घाटी है वो पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। नदियों के नाम प्लीज याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें से बराक नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोबल, इरिल और इम्फाल भी आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे भारी वर्षा जो है लाने वाली मानसून की ऋतु आपको देखने के लिए मिलती है। तो मणिपुर के बारे में अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में जब भी आए, प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मणिपुर को लेकर कोई ट्राइब अगर न्यूज में आए, मतलब मणिपुर से रिलेटेड अगर कुछ भी चर्चा में आता है, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके 2025 के एग्जाम के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको सेशन समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। एंड कल जो है एनालिसिस में मिलते हैं, एंड देन वापस से मंडे को जो है 2025 के लिए डेडिकेटेडली अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि 2024 का पेपर होते ही हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना है, कितना हम सही कर रहे थे, क्या कुछ हमें जो है बदलने की जरूरत है, कितनी और मेहनत डालने की यहाँ पर जरूरत है। तो अपना बेहद ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यस, अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, एंड गर्व से कहिए जय हिंद।